हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 के इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके शुरू में उनके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, आप इस वीडियो के माध्यम से या और आने वाले दूसरे वीडियो में और डालूंगा, उनके माध्यम से इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर वो है, हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। ये आपने लेसन पढ़ा है द लास्ट लेसन। इस लेसन के अंदर टीचर कौन था, तो टीचर का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, फ्रेंच, होसर, एम हैमल और वाल्टर। तो आपने लेसन पढ़ा है, इसके अंदर टीचर कौन था, एम हैमल। तो सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है, मुकेश वांट्स टू बी ए। मुकेश क्या बनना चाहता है। तो ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग वाला, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन या मोटर मैकेनिक। तो मुकेश क्या बनना चाहता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक है, वो बनना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू डैश इज फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट के अनुसार जिससे हमें डर लगता है वो डर खुद है। तो ये उन्होंने सेंटेंस बोला था। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है, फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, देखिए, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन इज कॉटेज। जो पेडलर था घुमक्कड़, उसने उस बूढ़े आदमी की कुटिया से कितने रुपए चोरी किए थे। तो इसका सही आंसर है 30 क्रोनर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 क्रोनर उसने चुराए थे। पांचवा क्वेश्चन है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग। ये द रेट ट्रैप वाले लेसन में से लिया गया है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये जो रेट ट्रैप सेलर होता है उसकी एक मान्यता होती है, वो सोचता है ऐसा कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। तो बट का अर्थ होता है के अलावा। द होल वर्ल्ड इज नथिंग, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच मेडिसिन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेजेस। चंपारण के जो विलेजेस थे उनमें लोगों की स्वास्थ्य दशाओं को, हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है वो अवेलेबल थी वहां पर, ये आपको बताना है। तो इंडिगो वाले लेसन में से लिया, कैस्टर ऑयल, हाँ कैस्टर ऑयल था, क्विनिन भी था, सल्फर ऑइंटमेंट भी था। तो तीनों मेडिसिन ये अवेलेबल थी वहां पे। तो इसमें डी ऑप्शन है वो सही आएगा। तीनों प्रकार की मेडिसिन है वो अवेलेबल करवाई गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू। जो पोइटेस है वो अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है। माई मदर एट 66, इस पोइम में से ये लिया गया है। लेट विंटर्स मून, सर्दियों के देर रात के चंद्रमा के साथ तुलना करती है, हाँ करती है। एक कॉप्स, एक लाश के साथ तुलना करती है। डेड बॉडी के साथ तुलना करती है, हाँ कमला दास डेड बॉडी के साथ भी अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है। तो बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा इसके अंदर। ये लेट विंटर्स मून के साथ भी तुलना होती है और डेड बॉडी के साथ भी तुलना करती है। तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। 8वां क्वेश्चन है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आईज मींस, यानी ये जो लाइन है इसका अर्थ आपको बताना है कि कागज की तरह प्रतीत होने वाला लड़का जिसकी चूहे के जैसी आंखें थी, इसका मतलब क्या है। द बॉय इज, आगे डेस रिक्स्थान दिया हुआ है। तो लड़का अनप्लेजेंट लुकिंग, थिन एंड वीक, पतला होता है, कमजोर होता है, या फिर कनिंग, स्लाई एंड सीक्रेटिव। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, थिन एंड वीक, कि जो बच्चा है उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, भूखा रहता है वो, इसलिए उसको, उसका शरीर है वो कागज की तरह दुबला पतला है। तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द पोइम कीपिंग क्वाइट। आपको ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसके पोइट का नाम बताना है। कीपिंग क्वाइट किसने लिखी थी। तो कीपिंग क्वाइट पोइम किसने लिखी थी, इनके पोइट थे पेब्लो नेरुडा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक
पोरिंग फ्रॉम डैश, ये दिया हुआ। ये जो पोइम है आपकी ब्यूटी वाली, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये वाली जो पोइम है जो जॉन कीट्स ने लिखी है आपके सिलेबस में, उसके लास्ट स्टेंजा में से लिया गया है। द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम हेवंस ब्रिंक। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हेवंस ब्रिंक। ये आप पढ़ेंगे लास्ट स्टेंजा के अंदर तो साफ साफ वहां पे आपको दिख जाएगा कि स्वर्ग के किनारे से एक अंतहीन फंवारा है जो अमर ड्रिंक का एक ऐसा पेय पदार्थ जो कभी खत्म नहीं होता है, बरसता रहता है। ये अपने पोइम पढ़ी थी, उसका ट्रांसलेशन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें आप लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर। तो ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर वाली लास्ट पोइम आपकी है उसमें से लिया गया है कि आंट जेनिफर है वो किस प्रकार की औरत थी। बोल्ड, बहादुर थी, ब्यूटीफुल थी, टिमिड यानी डरी हुई थी, कांट से पता नहीं, कह नहीं सकते। तो कैसी थी वो? डरी हुई थी, यानी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा भयभीत थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो टाइगर के चित्र बनाती है, उनकी तरह वो बनना चाहती है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय। अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किए हुए थे? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पर्सिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्सिया के द्वारा इनको ऑक्यूपाइड किया गया था। इसके बाद में ग्रामर के कुछ और यहाँ पे पोर्शन दिए हैं, देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट के अंदर एक यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है हु, और आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, एक सेंटेंस ये यहाँ पे दिया है और एक सेंटेंस आपको ये यहाँ पे दिया है। तो हु का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है। इसी तरीके से ये जो दूसरा सेंटेंस इसमें दिया है, एक ये इसमें दिया है और एक ये, 2 सेंटेंस इसमें दिए हैं, इसमें हुम का यूज करके आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है और दोबारा लिखना है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, जब अपने दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कुछ इसके रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे हु से जोड़ते हैं तो दूसरा जो सेंटेंस होता है, ये वाला सेंटेंस, इसमें से जो शब्द हटाते हैं वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो कौन सा शब्द हटाना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए हु से यदि आप कनेक्ट कर रहे हो 2 सेंटेंस को, तो उसमें से प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे सेंटेंस में से प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म को हटा देते हैं हम। और हुज से कनेक्ट करते हैं तो जो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है उसको हटाते हैं। हुम से यदि कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है उसको हटाते हैं। इसी तरीके से विच से यदि 2 सेंटेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो तो कोई थिंग, एनिमल का नाम, कोई वस्तु, जानवर का नाम, इट, इट्स, इनमें से कुछ दिया होता है वो अपने को हटाना होता है सेंटेंस नंबर 2 में से। वेयर से यदि 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हो तो दूसरे सेंटेंस में हेयर या देर दिया होता है, उसको आपको हटाना है। और वेन से कनेक्ट करते हैं तो देन हो तो देन को हटा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा शब्द है वो दूसरे वाक्य में से हटाना है अपने को, तभी अपने इनको सही तरीके से कर पाएंगे। तो अब देखिए हु से कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने ये दूसरे वाक्य में से प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक काल्पनिक क्वेश्चन बनाना है मन ही मन में, दिमाग में। हु को आप सी की जगह रख के एक क्वेश्चन बनाइए, हु इज माई सिस्टर, मेरी बहन कौन है। ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए आप जो सेंटेंस नंबर 1 है उसके अंदर। अब आपको ये पता लगाना कि इस क्वेश्चन का आंसर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, यहाँ पे ये आंसर इसका आ रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह इसका आंसर आ रहा है। तो आपने क्वेश्चन बनाया हु इज माई सिस्टर, क्योंकि जो शब्द हटाना है उसकी जगह जिस कंजक्शन से आप जोड़ रहे हो उसको रख के काल्पनिक क्वेश्चन बनाना है। तो अपने इसमें से सी को हटाना था, सी की जगह मैंने हु को रखा और क्वेश्चन बनाया हु इज माई सिस्टर, मेरी बहन कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा द गर्ल, सब्जेक्ट की जगह आंसर आया। तो अब सब्जेक्ट की जगह आंसर आता है तो कैसे करना है, देखिए अगर सब्जेक्ट की जगह आपका आंसर आता है तो सबसे पहले तो आपको पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद में जो भी कंजक्शन है वो लिखना है, यानी पहले आ जाएगा द गर्ल, उसके बाद में जो भी कंजक्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, जो भी शब्द को हटाना है उसको हटा के दूसरा सेंटेंस लिखना है। अब इसमें से ये तो हटाना था तो इसको छोड़ देंगे, बाकी का लिखना है द गर्ल हु इज माई सिस्टर। अब इसके बाद में जो बच गया, पहला सेंटेंस जितना बच गया है ये बच गया अपने पास, तो ये यहाँ पे लिख देंगे आगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द गर्ल हु इज माई सिस्टर इज कमिंग हियर। तो ये इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है। अब इसी तरीके से
इसको दूसरे सेंटेंस को करिए आप। जैसे यहाँ पे whom दिया हुआ है, तो whom दिया हुआ है तो आपको मैंने बताया था, देखिए whom दिया हो तो आपको किस चीज को हटाना है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो दी होती है उसको आपको हटाना है, whom दिया हो तो दूसरे वाक्य में से। तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म देखिए, ये तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है you, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है प्रोनाउन की, ये रही, ये आपकी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे जो दे रखी है him। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को him को इसमें से हटा देना पड़ेगा, तभी सेंटेंस अपना सही बनेगा। तो उससे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए जो आपको दिया है कंजक्शन whom, उसको आप कंजक्शन को हिम की जगह, जिस शब्द को हटाना है उसकी जगह रख के क्वेश्चन बना लो। यू गेव whom फूड, whom मतलब किसको, तुमने भोजन किसको दिया, तो द बॉय इज ए बेगर, वो लड़का भिखारी है, यू गेव हिम फूड, जिसको तुमने भोजन दिया, ये बनेगा। तो तुमने भोजन किसको दिया, तो आंसर कहां पे आ रहा है, देखिए द बॉय, किसको दिया, लड़के को भोजन दिया, तो सब्जेक्ट की जगह आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा, सब्जेक्ट की जगह आंसर आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, द बॉय, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में जो भी कंजक्शन है वो लिखेंगे, द बॉय whom। अब दूसरा सेंटेंस लिखिए, जो भी शब्द हटाना है उसको हटा करके, तो दूसरे सेंटेंस में से कौन सा शब्द हटाना है, हिम, ये हटाना है। तो द बॉय whom you gave food, उसके बाद में जो बच गया पहला सेंटेंस वो आप लिख दीजिए, इज ए बेगर। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बॉय whom you gave food is a beggar। इस तरीके से इसको आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये दो सेंटेंस आपके इस तरीके से आएंगे, इनको आपको अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है, सही तरीके से अपने दिमाग से यूज करके। तीसरा क्वेश्चन दिया है जिसमें देखिए कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए तीसरे में देखिए, और ब्रैकेट के अंदर आपको तीन तीन शब्द दिए, यहाँ पे कंजक्शन दिए हुए हैं, तो आपको सही कंजक्शन है इनमें से छांटना है और रिक्त स्थान के अंदर उसको लिखना है। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, यू डोंट वर्क हार्ड यू वांट पास। तो इसमें एज दिया, एज का अर्थ होता है क्योंकि, इफ का अर्थ होता है यदि, सो का अर्थ होता है इसलिए। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पे कौन सा जो कंजक्शन है वो सही आएगा, इफ कंजक्शन है वो इसके अंदर राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू वांट पास या यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, तो ये आ जाएगा। इफ के अंदर आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो पहले इफ वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर प्रोनाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो दूसरा जो सेंटेंस आता है उसमें सेल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई होगी। जैसे यहाँ पे विल नॉट पास दिया हुआ है, विल पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर इफ आ जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वांट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया, ही वॉज डेज टायर्ड डेज ही कुडंट वॉक। अब इसमें सो दैट और टू दो दिए, आपने पढ़ा है देखिए कंजक्शन के अंदर टू का यूज करते हैं, तो पहले वाला टू यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा टू यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन दूसरे टू के बाद में क्या आता है, सीधा क्या आना चाहिए, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए दूसरे टू के बाद, लेकिन इसमें तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं। इसमें तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ रहा है, कैन नॉट और कुड नॉट आ रहा है। तो ये जो प्रोनाउन है उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट जो आता है तो वो सो दैट वाले में आता है, ना कि टू वाले में। इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सो और यहाँ पे आ जाएगा दैट। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुडंट वॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि ये आप लिखते हो तो आपको देख लेना है कि दूसरे वाला टू यहाँ पे आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तभी ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं फ्रेजल वर्ब। आपको दो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, उनमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द हेडमास्टर अश्योर्ड मी, हेडमास्टर ने मुझे विश्वास दिलाया, टू डैश द इश्यू ऑफ फीस। तो इसमें दो यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी है, एक दी है टर्न ओवर और एक दी है टर्न ऑन। तो आप देखिए दोनों में से आपको अर्थ पता होना चाहिए, दोनों ही फ्रेजल वर्ब है, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन है वो सही तरीके से कर पाओगे। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन करने में आपको जरूर मुश्किल आएगी, आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मीनिंग जरूर याद होना चाहिए। तो टर्न ओवर का अर्थ क्या होता है, टर्न ओवर का अर्थ होता है पलटना।
या किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन हो गया उसके ऊपर फिर से विचार करना, उसको कहते हैं टर्न ओवर, पलट देना। कोई पहले डिसीजन हो गया उसको बदल देना, पलट देना, या कोई पहले डिसीजन हो गया उसके ऊपर फिर से विचार करना। बाई चांस कई बार गलत डिसीजन हो जाता है ना, तो उसके ऊपर दोबारा से विचार करते हैं, तो उसको कहते हैं टर्न ओवर। और टर्न ऑन का अर्थ होता है शुरू करना या चालू करना, उसको कहते हैं टर्न ऑन। जैसे कोई भी रेडियो है या कोई टीवी है, उसको अपने टर्न ऑन करते हैं, चालू करते हैं, उसको बोलते हैं टर्न ऑन। तो यहाँ पे देखिए, द हेडमास्टर अश्योर्ड मी टू, तो टर्न ऑन तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने का, तो क्या आएगा टर्न ओवर। द इश्यू ऑफ फीस, की फीस का जो मुद्दा है उसके ऊपर हम फिर से विचार करेंगे, या उस मुद्दे को हम जो भी डिसीजन हो गया उसको पलट देंगे, उसको सही कर देंगे। तो इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब सही आएगी, टर्न ओवर, ये वाली सही रहेगी। दूसरा जो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइम डज योर फादर डैश इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी दो फ्रेजल वर्ब दी है, एक तो टर्न अप और एक दी है गेट अप। तो टर्न अप का अर्थ क्या होता है, टर्न अप का अर्थ होता है आना, एकदम से प्रकट हो जाना, एकदम से आ धमकना जिसको बोलते हैं टर्न अप। और गेट अप का अर्थ होता है उठना। तो यहाँ पे कहा कि तुम्हारे पिताजी है वो सुबह कब आते हैं या कब उठते हैं, तो उठने का गेटअप का यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर कहीं से आते नहीं है बल्कि कहीं जाते हैं काम पर या और, तो उठते हैं। तो इसमें गेटअप जो फ्रेजल वर्ब है वो सही आएगी। टर्न अप का अर्थ होता है आना, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह तुम्हारे पिताजी क्या टाइम उठते हैं, तो गेटअप सही आएगा। फिर दो प्रीपोजिशंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए दो क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, डेज रिक्स्थान दिया हुआ है, तो घड़ी के अंदर जब टाइम पूछते हैं तो क्या लगाते हैं, बाई लगा के पूछते हैं। इन योर वॉच नहीं लिखते, इन वॉच नहीं होता, बाई वॉच होता है। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तो इसके अंदर सही फ्रेजल जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बाई। उसके बाद में अनिल इज फाउंड डे स्वीट्स एंड टॉफीज, तो फाउंड ये जो इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फाउंड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ। तो फाउंड ऑफ का अर्थ हो जाए शौकीन। तो अनिल इज फाउंड ऑफ स्वीट्स एंड टॉफीज, अनिल है वो स्वीट्स यानी मिठाइयों का, टॉफी का बहुत शौकीन है, उसको बहुत अच्छी लगती है। तो फाउंड के साथ में हमेशा कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो आएगा, ऑफ। फाउंड ऑफ, हमेशा ध्यान रखें फाउंड के साथ ऑफ ही आता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। और टाइम बताते हैं घड़ी में, उसके साथ क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके ग्रामर के क्वेश्चन है वो आएंगे पेपर के अंदर। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपका सुझाव हो तो जरूर कमेंट के अंदर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।